नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी की दीपावली से पहले पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप गिफ्ट की। वहीं आपको दिखाएंगे यूपी में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात पर हमारी खास रिपोर्ट। और चलते चलते बात नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली आधिकारिक उड़ान की करेंगे। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति भेजी। ये पहली बार है जब वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की गई। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल छात्रवृत्ति वितरण की यह है प्रक्रिया। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में पहली बार छात्रवृत्ति वितरण का कार्य सितंबर माह से ही प्रारंभ किया गया है। पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक अन्य पिछड़े वर्ग छात्रों को लगभग 62.13 करोड़ की छात्रवृत्ति, दोनों चरणों की कुल 188 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की जा रही है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। 2016-2017 में विभाग का बजट 1295 करोड़ था। इसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 3124.45 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खाते में छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। आपको बता दें कि सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025-26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, जिसके बारे में बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बार बार कहते थे कि पढ़ लिख करके ही हम स्वावलंबन का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और देश और अपने समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है। उसके लिए चाहे जिस भी स्तर पर होकर के हमें मेहनत करनी पड़े, हमने उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और उस समय की परिस्थितियां, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ाई कर रहे होंगे, उस समय की स्थितियां कुछ और रही होंगी। इतने संसाधन नहीं थे, तब भी उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। आज साधन की कमी नहीं, आज संसाधन का भी अभाव नहीं। हमें थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, सरकार की योजना के साथ जुड़ना होगा, संस्थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी जाने की आदत डालनी पड़ेगी, पाठ्यक्रम पर फोकस करना पड़ेगा, इनोवेशन के बारे में हमारे मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए और जहां भी अच्छा कुछ देखने को मिलता है उसको सीखने की जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले छात्रवृत्ति के लिए छात्रों के चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था। वर्ष 2016-17 में तो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हड़प ली गई थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रदेश के 62 लाख छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। जब हम सत्ता में आए थे तो तय किया कि छात्रों को वर्ष के अंत में नहीं बल्कि 2 बार छात्रवृत्ति दी जाए, जो कि अब संभव हो रहा है। ये बदली हुई व्यवस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, जिससे कि छात्र छात्राओं को कहीं भी भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों से स्कूल जाने की अपील की और कहा कि पढ़ाई जरूर करें, इससे पूरा समाज बदलेगा। आपने इससे पहले विजयादशमी के ठीक पूर्व देखा होगा, तब भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में
छात्र छात्राओं को इनको स्कॉलरशिप वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा था। मेरा यह मानना था, अक्सर होता क्या था कि छात्रों को स्कॉलरशिप के नाम पर उनके साथ एक तो चयन की प्रक्रिया में भेदभाव होता था, दूसरा समय पे छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी, तीसरा छात्रवृत्ति वितरण के बाद अगर किसी का चयन हो भी गया तो उस पैसा भी उन तक नहीं पहुंच पाता था। हम लोगों ने पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डीबीटी के माध्यम से हर छात्र छात्रा के अकाउंट में सीधे पैसा जाएगा, इस प्रणाली को प्रदेश में लागू किया गया। डिजिटल ट्रांसफर से घटा भ्रष्टाचार, बढ़ा विश्वास। डीबीटी के माध्यम से सीधी ट्रांसफर होने से व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। अब किसी बचौलिया या अधिकारी की मनमानी की गुंजाइश नहीं बची है, पारदर्शिता आई है। विभाग की मॉनिटरिंग प्रणाली को भी डिजिटल किया गया है। इससे प्रत्येक ट्रांजैक्शन की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध रहती है। आपको बता दें कि पहले चरण में लगभग 62.13 करोड़ रुपए कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके हैं। दूसरे चरण में शुक्रवार को 126.68 करोड़ रुपए 4.83 लाख से अधिक छात्रों को दिए गए। इस मौके पर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार यूपी सरकार अब ई गवर्नेंस से इजी गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। वह पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय मदद नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दे सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने फतेहपुर स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचे। ये मुलाकात बेहद भावुक और संवेदनशील रही है। ये रिपोर्ट देखिए। फूट फूट कर रोई मां तो भावुक हो गए राहुल गांधी हरिओम के घर पहुंचे तो शोक में डूबा परिवार गहरे सदमे में था। राहुल गांधी के सामने हरिओम की मां फूट फूट कर रोई। इस दृश्य को देखकर राहुल गांधी भी भावुक हो उठे और उन्होंने मां को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि भावुक क्षणों में राहुल गांधी ने हरिओम के पिता का हाथ थाम लिया। उन्होंने न केवल उनके पिता को गले लगाकर ढांढस बताया बल्कि हरिओम की बहन भी राहुल गांधी से लिपट कर फफक कर रोई। बाद में कहा कि राहुल गांधी उनके लिए मसीहा बनकर आए हैं और मिलकर उन्हें अच्छा लगा। इससे पहले शुक्रवार सुबह परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया था। हरिओम के भाई शिवम ने कहा कि मैं सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते। इस पर पुलिस ने राहुल गांधी का काफिला रोक लिया था। हालांकि बाद में परिवार ने मिलने के लिए हामी भरी। वहीं हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरिओम के परिवार ने कोई अपराध नहीं किया बल्कि उनके खिलाफ अपराध हुआ, फिर भी उन्हें अपराधी जैसा महसूस कराया जा रहा है। राहुल ने आरोप लगाया कि परिवार को घर पे बंद रखकर डराया जा रहा है। घर की एक लड़की अपना जरूरी ऑपरेशन नहीं करवा पा रही। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोके, परिवार को न्याय दे और अपराधियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करे, उनकी रक्षा करने की कोशिश ना करें। वहीं मुलाकात पर सरकारी दबाव के सवाल पर राहुल ने खुलासा किया कि परिवार ने उन्हें बताया कि आज सुबह ही सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और राहुल गांधी से न मिलने के लिए कहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लिए मुलाकात से ज्यादा जरूरी है कि अपराधी पकड़े जाएं और परिवार को न्याय मिले। कुछ दिन पहले दलित अफसर ने सुसाइड किया था। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। क्राइम परिवार ने नहीं किया, मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है। मीडिया
वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रही हैं, और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। ये है पूरा मामला। फतेहपुर के तुरावली का पूर्व निवासी हरिओम वाल्मीकि 1 अक्टूबर को रायबरेली के उचाहार स्थित ससुराल जा रहे थे। यहाँ रात करीब 1 बजे उचाहार के लोगों ने उसे चोर समझकर पीट कर मार डाला था। हरिओम के पिता का दावा था कि उस दौरान उसके नाम पता भी बताया, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी और पीट कर मार डाला। हरिओम ने अंतिम सांसों में राहुल गांधी का नाम पुकारा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर राजनीति गर्मा गई। मार्मिक मुलाकात और भावुक क्षण। आपको बता दें कि हाथों में हाथ थामा, गले लगाया, इमोशन हुए। कुछ इस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मुलाकात की। हरिओम को खोने के बाद परिजन गहरे सदमे में है। ऐसे में जब राहुल गांधी उनसे मिलने तो माहौल बेहद भावुक हो गया। संवेदना व्यक्त करते हुए राहुल ने परिवार के सदस्यों का हाथ थाम लिया। इस मार्मिक मुलाकात में उन्होंने हरिओम के पिता को गले भी लगाया। वहीं बता दें कि 2 अक्टूबर को हुई इस मॉब लिंचिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दावा किया गया कि पिटाई के दौरान हरिओम ने अंतिम सांसों में राहुल गांधी का नाम पुकारा, जिसके बाद ये बड़ा सियासी मुद्दा भी बन गया। बहरहाल शुक्रवार कांग्रेस नेता ने परिवार को न्याय दिलाने और हर कदम पर उनका साथ देने का भरोसा दिया। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि मृतक हरिओम वाल्मीकि के छोटे भाई शिवम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के फैसले से और सरकार की दी हुई मुआवजा राशि से हम संतुष्ट हैं। राहुल गांधी से न मिलने वाले बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए मना किया था। घर में लोग बीमार भी हैं, इससे हम किसी से मिलना नहीं चाह रहे थे। हालांकि राहुल जी मिले, अच्छा लगा। परिवार को बंधक बनाए रख जाने के सवाल पर शिवम ने कहा कि कोई बंधक नहीं बनाया गया है। राहुल गांधी हमारे लिए मसीहा है, चाहते हैं कि हमें वो न्याय दिलाए। मगर आपने देखा परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है। मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले, मुझसे ना मिले, वो जरूरी बात नहीं। जरूरी बात यह है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। और जहां भी इस देश में दलितों पर अत्याचार होगा वहां पे कांग्रेस पार्टी मिलेगी, और जहां भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। हरिओम वाल्मीकि हत्याकांड के बाद गरमाई सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्राप्त निर्देशों के तहत जिला प्रशासन ने तुरंत पहल की। मृतक हरिओम वाल्मीकि की बहन कुसुम देवी को अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह चिकित्सा महाविद्यालय में आउटसोर्स के तहत स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि यह मुलाकात रायबरेली में हुई मॉब लिंचिंग की घटना के बाद दलित उत्पीड़न के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फतेहपुर दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के काफिले में चल रही कानपुर ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी फतेहपुर बॉर्डर के छबली गांव में अचानक से खराब हो गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नासिक में तेजस MK-1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह में मौजूद थे और इस मौके पर HAL की LCA के लिए तीसरी प्रोडक्शन लाइन और HTT-40 ट्रेनर की दूसरी लाइन का उद्घाटन हुआ है। दरअसल अब MiG-21 रिटायरमेंट के बाद वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। वहीं 83 MK-1A विमानों की डिलीवरी 2029 तक होगी। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस MK-1A लड़ाकू विमान की पहली उड़ान। भारत के लिए शुक्रवार बहुत बड़ा दिन साबित हुआ। दरअसल देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। बता दें कि नासिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट से देश में निर्मित स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A अपनी पहली उड़ान भरी। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT की दूसरी उत्पादन लाइन और तेजस मार्क 1A की तीसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया। ये कदम भारत के रक्षा विनिर्माण ढांचे को और मजबूत बनाएगा। बता दें कि तेजस भारत का पहला बनाया हुआ लड़ाकू विमान है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी ये हवाई रक्षा, जमीन पर हमला और समुद्री हमले सब कर सकता है। तेजस MK-1 विमान पहले से ही वायुसेना में है, लेकिन MK-1 इसका एडवांस वर्जन है। इसमें नई तकनीक लगी है जो इसे और ताकतवर बनाती है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय से HAL नासिक ने भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक स्ट्रांग पिलर की भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने अभी कहा, नासिक भगवान शिव की भूमि है, जो एक तरफ शिवत्व यानी शांति की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ यह संहार की भी प्रतीक है। ठीक उसी तरह से नासिक एक तरफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण की प्रतीक है, तो दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर दुश्मनों का संहार करने की क्षमता भी रखती है। तो एक तरह से नासिक में भी इस कैंपस में भगवान शिव की भावना दिखाई देती है। साथियों, ये कैंपस मैं मानता हूं कि महज केवल एक इमारत या किसी प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को भी सिंबलाइज करता है, उसका प्रतीक है। जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूं तो मेरे जेहन में वह पूरी यात्रा भी चल रही है जिसकी शुरुआत हमने 2014 से की है, और आप सबने तो डिफेंस सेक्टर में भारत की बदलती भूमिका को साफ साफ अपनी नंगी आंखों से देखा है। एक समय था जब देश में रक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर हमारा देश निर्भर था और लगभग 65 to 70% डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट किए जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। तेजस MK-1 की खासियत तेजस मार्क 1A की स्वदेशी और उन्नत डिजाइन है। तेजस मार्क 1A भारत में विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। ये चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो हल्का, तेज और अत्यधिक सटीक है। दिन और रात के अलावा हर मौसम में ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दे सकता है। ये विमान करीब 5.5 टन से ज्यादा के हथियार ले जाने में सक्षम है और एक साथ कई लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकता है। तेजस मार्क 1A में नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हवा में ईंधन भरने जैसी क्षमताएं हैं। इस वर्जन के 65% कलपुर्जे देश में ही बने हैं। इस प्रोजेक्ट से भारतीय रक्षा और एरोस्पेस उद्योग को नई दिशा मिली है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करता है। बता दें कि ये उड़ान सिर्फ एक विमान की नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान है। इससे नौकरियां बढ़ेंगी और रक्षा निर्यात भी संभव होगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों ने दिखाया कि भारत को
मजबूत हवाई ताकत चाहिए। पाकिस्तान चीन की बढ़ती साजिशों के बीच तेजस जवाब देगा। HAL तेजस MK2 काम कर रही है जो एडवांस होगा। AMCA प्रोजेक्ट भी तेजी पकड़ रहा है। नई प्रोडक्शन लाइनों से सालाना 24 से ज्यादा विमान बन सकेंगे। वायुसेना को 30-40 स्क्वाड्रन चाहिए, तेजस इससे पूरा करेगा। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में तेजस ने कई ट्रायल उड़ानें भरी हैं, लेकिन शुक्रवार की उड़ान खास थी क्योंकि ये वायुसेना में शामिल होने से पहले की आखिरी तैयारी है। HAL ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। इंजन की देरी की वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने 4 इंजन दे दिए हैं। इस साल कुल 12 इंजन मिलने का दावा है। 10 विमान तैयार हैं। ट्रायल में स्वदेशी अस्त्र BVR एयर टू एयर मिसाइल, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम का सफल टेस्ट हो चुका है। भारतीय वायुसेना को तेजस की सख्त जरूरत है। 26 सितंबर को MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया गया है। इससे वायुसेना के फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या घटकर 30 रह गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है। चीन भी अपने सभी विमानों को 5वीं पीढ़ी में बदल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी ताकत बढ़ानी है। तेजस इसी कमी को पूरा करेगा। और बता दें कि वायुसेना में तेजस मार्क 1A में शामिल होने की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन HAL का कहना है कि अब बहुत जल्दी इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। वैसे HAL का लक्ष्य है कि आने वाले 4 सालों में भारतीय वायुसेना के 83 तेजस मार्क 1A विमानों की डिलीवरी पूरी कर दी जाए। बता दें कि पहले ही अमेरिकी इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण ये कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 साल पीछे चला गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन के रिटायर होने के बाद वायुसेना के पास अब सिर्फ 29 स्क्वाड्रन ही बचे हैं। देश के सामने सुरक्षा चुनौतियां पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी हैं। ऐसे में तेजस मार्क 1A की सेवा में जल्द शुरुआत वायुसेना की युद्धक क्षमता को नई मजबूती देगी। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में आज उतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सार।